नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में साइबर अटैक से खुली सरकारी सिस्टम की पोल। हैकर्स के करोड़ों रुपए फिरौती मांगने का भी हुआ खुलासा। सीएम धामी को भी अधिकारियों ने बताया था वायरस का हमला। साइबर हमले के बाद ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। 150 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट को किया था हैक। वायरस का राग अलाप रहे थे जिम्मेदार। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी ने चला इमोशनल कार्ड। केदारनाथ के विधायक बनकर सीएम धामी करेंगे काम। क्षेत्र में दशकों पुरानी मांगों को पूरा कर दी बड़ी सौगात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर खिला कमल। बीजेपी की जीत को लेकर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में साइबर सिक्योरिटी राम भरोसे चल रही है। हालात ये हैं कि राज्य की सरकारी ऑनलाइन व्यवस्था को हैकर्स हैक कर ले रहे हैं। तमाम तामझाम बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कमी कहां रह जा रही है। क्या साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम पीछे रह रहे हैं? हैकर्स हमसे आगे निकल जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक के बाद राज्य में साइबर सुरक्षा सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी के लिए जिस ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू किया गया, उस व्यवस्था में कोई इतनी आसानी से सेंध लगा जाए और 6 दिनों तक इन साइबर अपराधियों का कोई पता न लग पाए, तो उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा के लिए काम कर रही तमाम एजेंसियों के कामकाज पर सवाल तो उठेगा ही। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज को ऑनलाइन रखने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी उत्तराखंड स्वान काम करता है। इसी स्वान व्यवस्था के तहत राज्य के सभी 13 जिले आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी व्यवस्था के जरिए राज्य में ऑनलाइन व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाता है। इसका जिम्मा राज्य की सरकारी संस्था ITDA संभालती है। इस व्यवस्था के तहत राज्य में एक स्टेट हेडक्वार्टर होता है, जबकि 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं। 13 जिलों के सरकारी दफ्तर इसी नेटवर्क के जरिए स्टेट हेडक्वार्टर से जुड़ते हैं और ऑनलाइन रहते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट भी इसी व्यवस्था के तहत आपस में ऑनलाइन कनेक्ट होता है। इस व्यवस्था के तहत इकट्ठा होने वाली डिजिटल जानकारी को स्टेट डेटा सेंटर में कलेक्ट किया जाता है। इस लिहाज से स्टेट डेटा सेंटर बेहद अहम हो जाता है। ITDA ही स्टेट डेटा सेंटर को संभालता है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। ITDA इसके लिए बाकायदा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी हायर करता है। इस एजेंसी का काम न सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रखना बल्कि इसकी सुरक्षा करना भी है। राज्य में ऑनलाइन सरकारी कामकाज तेज और सुरक्षित हो, इसके लिए नवीनतम IP6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का इस्तेमाल का दावा भी बरसों पहले किया गया था। लेकिन साइबर अटैक ने न सिर्फ साइबर सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि राज्य की ऐसी इकाइयों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हैकर्स ने न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को मुश्किल में डाला, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली साइबर सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि जिस CCTNS साइट के सर्वर में सेंध लगाई गई हो, वो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नेटवर्किंग से कनेक्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि ITDA और एजेंसियों के इतने बड़े तामझाम के बावजूद राज्य की CCTNS जैसी साइट हैक कर ली जाती है। बकायदा फिरौती की मांग की जाती है। CCTNS के सर्वर में सेंध लगाकर फोल्डर में हैकिंग का संदेश डाला जाता है और साइबर सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को खुली चुनौती दी जाती है। ये साइबर अटैक न सिर्फ ITDA के कामकाज पर सवाल है, बल्कि विशेषज्ञ अफसरों की कमी और सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था की चूक भी है। उत्तराखंड में पुलिस की CCTNS वेबसाइट पर साइबर अटैक का खुलासा हुआ है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अधिकारी इसे वायरस अटैक बताते रहे। हालांकि अब पुलिस ने FIR दर्ज कराई तो खुलासा हुआ कि असल में जिसे वायरस या मालवेयर बताया गया वो हैकिंग थी। एक और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस बात से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी अनजान रहे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की वेबसाइट्स पर वायरस का अटैक नहीं बल्कि हैकर्स का था अटैक। 100 से अधिक वेबसाइट्स पड़ी थी ठप। हैकर्स ने मेल भेजकर मांगी थी फिरौती। CM धामी को नहीं दी गई जानकारी।
उत्तराखंड में सरकारी वेबसाइट्स कितनी सुरक्षित है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल के दिनों में सामने आया। उत्तराखंड की 100 से अधिक वेबसाइट्स ठप पड़ी रही, सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। अधिकारियों से पूछा गया तो इसे मामूली वायरस का अटैक बताया गया, लेकिन मामला तो कुछ और ही निकला। दरअसल उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से सरकार से जुड़ी सारी सोशल साइट पर किसी वायरस का अटैक नहीं बल्कि हैकर्स का अटैक था। इतना ही नहीं, डेटा सुरक्षित वापस लौटाने के लिए हैकर्स ने मेल भेजकर फिरौती की मांग भी की थी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि अधिकारियों ने इस बात को छिपा कर रखा, ना तो मीडिया को भनक लगने दी और ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी गई। इस बात का जिक्र बाहर ना हो, इसीलिए लगातार बात को दबाया जाता रहा। लेकिन 7 अक्टूबर की देर रात इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि 2 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:45 पर उत्तराखंड के तमाम सिस्टम को हैकर्स ने हैक कर लिया था। इस पूरे मामले पर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही थी। अधिकारियों से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कोई वायरस का अटैक बता रहा था तो कोई सिस्टम की तकनीकी खामी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि अधिकारी सिर्फ बरगलाने का काम करते रहे ताकि उन पर बात न आ सके। जो हमारा ITDA है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है CCTNS के माध्यम से इसका पता चला था। CCTNS ने तत्काल जो ITDA को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइट है, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक FIR अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 BNSS और 6768 जो है IT एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उत्तराखंड में हैकर्स के अटैक को विपक्षी दल कांग्रेस ने सिस्टम का फेलियर बताया है। सिस्टम फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे हैंडल्स नहीं हैं जो उनकी इस तरीके की दिक्कतों को ठीक से देख सके। और मेरे को समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाने में दिक्कत क्यों है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री का भी कोई ठोस जवाब या कोई बात इसमें आई नहीं है। मुझे लगता था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि हम लोगों के बयानों के बाद मुख्यमंत्री स्वयं सामने आके उस चीज़ को अपनी पूरी टीम के साथ स्पष्ट करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अगर फिरौती मांगी गई है तो अभी तक कितना आगे सरकार या इनका प्रशासन बढ़ा है या इनका विभाग बढ़ा है, ये देखने वाली चीज़ है। बता दें कि पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये बताया गया कि हैकर्स ने इस पूरे सिस्टम को इस तरह से हैक किया था कि CCTNS का सबसे पहले सिस्टम हैक हुआ। ये वही सिस्टम है जिससे पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ी रहती है। इसके साथ ही तमाम ऑनलाइन आपराधिक रिकॉर्ड भी इसी के माध्यम से अपडेट किए जाते हैं। पुलिस ने 2 अक्टूबर को ही ITDA से संपर्क किया था। इसके बाद ये बात सामने आई थी कि हैकर्स हर एक सिस्टम में एक नोटपैड में अपना संदेश लिख रहे थे और उस संदेश में 2 ईमेल ID दी गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने खुद से संपर्क करने के लिए कहा था। हैकर्स ने कहा था कि अगर वो अपना डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें। डेटा रिकवर करने की एवज में वो लगातार मोटी रकम की मांग कर रहे थे। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में साइबर सिस्टम कितना इनसिक्योर है। कितनी आसानी से कोई हैकर सरकार के साइट्स को हैक कर जाता है और अधिकारी मूक दर्शक बनकर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। 3 दिनों तक उत्तराखंड की 100 से अधिक साइट्स बंद पड़ी रही, लेकिन अधिकारी हरकत में तब आते हैं जब CM धामी बैठक बुलाते हैं। वाकई में इस मामले ने प्रदेश के साइबर सिस्टम की सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख दी है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही CM धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता की लंबित पड़ी मांगों को मानकर उन्होंने दिल जीत लिया है। वहीं बीजेपी के इमोशनल कार्ड पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी का इमोशनल कार्ड। उपचुनाव से पहले CM धामी ने कर दी बड़ी घोषणाएं। लंबित पड़ी मांगों पर भी बनी सहमति। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है।
सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक केदारनाथ को विधायक नहीं मिल जाता तब तक सीएम धामी यहां के विधायक बनकर काम करेंगे। तो वहीं उपचुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले के लिए 25 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वहीं केदारनाथ क्षेत्र की स्थानीय जनता के 14 मांगों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी घोषणाओं में शामिल कर दिया है। बता दें कि ये 14 मांगे वो हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ी थी, लेकिन अब इस पर गौर करते हुए सीएम धामी ने अपनी घोषणाओं में इन 14 मांगों को भी शामिल किया है, जिसके बाद केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले के लिए कुल 39 घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया। वो कौन सी 14 घोषणाएं हैं, इस पर नजर डालते हैं। मणिगुहा में नंदाबाड़ी से सरकारी अस्पताल को जोड़ते हुए धैनिक तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मचकंडी से सौर भूतनाथ अगस्त्यमुनि मंदिर तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण। बांसवाड़ा जलई किरधु गौर कंडारा अगस्त्यमुनि द्वितीय चरण मोटर मार्ग निर्माण कार्य। केदारनाथ विधानसभा के तहत अंधेरगढ़ी से धार तोलिया मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण। ऊखीमठ आंतरिक मोटर मार्ग से किमाड़ा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य। त्यूंगबैंड से नेहरा कुंडलिया मोटर मार्ग 1.78 किलोमीटर का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य। उनियाना से किरमोडी पोलदी द्विवेणी होते हुए कालीशिली 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण। गोंडार बंडतोती मोरखंडा नदी पर पुल का निर्माण कार्य किया जाए। चौमासी से खाम रेकाधार से केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग मार्ग का अवशेष किया जाए। वासवाड़ा मोहनखाल मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य। आपदाग्रस्त ग्राम सभा किणझाणी का विस्थापन किया जाएगा। साणेश्वर मंदिर सिल्ला बमड़ गांव का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। पठालीधार में खेल मैदान का निर्माण कार्य किया जाए। अगस्त्यमुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाए। उपचुनाव से पहले सीएम धामी की इन घोषणाओं पर विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये केवल उपचुनाव को देखते हुए घोषणा की गई है। आखिर दूसरे जिलों के लिए घोषणाएं क्यों नहीं की गई? अभी तो चुनाव है, चुनाव के वक्त में तो कुछ भी कह देंगे। अभी तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं विधायक आपके विधायक के रूप में काम करूंगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़े कि मैं केदारनाथ का विधायक बनकर आपका काम करूंगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। और जो घोषणाएं हो रही हैं वो भी केवल चुनावी दृष्टिकोण से हो रही हैं। और जनपदों में जाके क्यों नहीं घोषणाएं कर रहे हैं? और जनपदों में जाके क्यों नहीं डेरा डाल रहे हैं? 5-5 मंत्री, 15-15 विधायक, खुद मुख्यमंत्री, हो सकता है कल प्रधानमंत्री भी आ जाए केदारनाथ में, देखेगा चुनाव के वक्त पर, ये भी हो सकता है। और अपनी हार जब सामने देख रहे हैं, हार सुनिश्चित देख रहे हैं, केदारनाथ में हार दिख रही है उनको, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी लोगों को साधने में जुट गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट गंवाने के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना साख की बात हो चली है। ऐसे में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी सभी हथकंडे अपनाती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की जीत को लेकर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता थिरकते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया, साथ ही जनता का आभार जताया। हरियाणा की हैट्रिक जीत वहां के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद और इन 2 सालों में 2 टर्म में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ जन कल्याण के काम किए हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्पना देकर एक विजन दिया है कि भारत कैसा होना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद उन सब कामों पर मोड़ लगाई है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जनता ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने किसान और खिलाड़ियों के हित में भी बेहतर काम किया है, इसीलिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने भी स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था, उनकी छवि का भी सकारात्मक असर हुआ है। पार्टी को कभी भी नहीं लगा कि हम हरियाणा लूज कर रहे हैं। आपने पूरे चुनाव प्रचार को हमारे देखिए,
बड़े उत्साह के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे तमाम के भाजपा के देश से जितने नेता हैं सभी ने वहाँ पर कहा कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को वोट दिया है, क्योंकि वहाँ पर 3 मुद्दे बड़े प्रमुख थे। किसानों का मुद्दा था, नौजवानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा था। किसानों पर अपने 24 फसलों पर MSP की बात पहले ही की थी, तो लोगों को समझ में आई। उधर हरियाणा चुनाव के नतीजे पर बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की सचिव दीप्ति रावत का कहना है कि एक बार फिर हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी नेतृत्व को बधाई देते हुए हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया है। देखिए, जो हरियाणा में हमारा वोटर था बहुत ही साइलेंट भी रहता है, और कई बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोगों को जाति में बांटने की कोशिश कर रही थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सबको एकजुट करने की बात करती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, मोदी जी पर सबको विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर सबको विश्वास है, तो आज ये उसकी जीत है। वहीं रुड़की और लक्सर में भी हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सैनी समाज के लोगों में भी खुशी का माहौल देखने के लिए मिला। आज महाराजा भगत विशाल सैनी सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा था, महाराजा भगत विशाल सैनी सभा ने चुनाव में नवाब सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर और उनके नेतृत्व में आज बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहां पर बनने का काम हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज हमने पटाखे छुड़ाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि 24 अक्टूबर को देहरादून में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर तांडव रैली आयोजित की जाएगी। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि देहरादून में 24 अक्टूबर को होने वाली तांडव रैली मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू किए जाने की मांग उठाएगी। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने 24 अक्टूबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम रखा है और इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है। और ये तमाम मुद्दों को लेकर के मूल निवास 16 अगस्त 1950 को जो कट ऑफ डेट तय हुई थी देश के अंदर, वो कानून बना था। तो उस कानून में ये तय हुआ कि जो जिस राज्य के अंदर है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, वहाँ का जाति प्रमाण पत्र उसको मिलेगा ताकि वो उस राज्य के अंदर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए चिकित्सा अधीक्षक को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने बेस अस्पताल में पानी के टैंक के पास क्षतिग्रस्त दीवार का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। ये बाउंड्री है, पानी के टैंक से इसका मतलब नहीं है। प्रथम दृष्टया देखने को लग रहा है कि डिज़ाइन का फॉल्ट है। उन्होंने सीधे स्ट्रक्चर बना दिया और गवर्नमेंट पर करना चाहिए था, नीचे मोटा उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। और इसमें हमें साथ ही उन्होंने जो कार्यवाही संस्था है उनको नोटिस दिया है और मैंने भी एसडीएम को कहा है कि आपने कोरोना मैनेजमेंट को कहा तो दिया है। वही देहरादून स्थित विकास नगर के उप जिला चिकित्सालय में सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने ओपीडी, लैब, इमरजेंसी चिकित्सा कक्ष का भी निरीक्षण किया। मरीजों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आज मैंने औचक निरीक्षण किया है, तो स्टाफ चिकित्सकों या अन्य स्टाफ करीब सभी ड्यूटी पे उपस्थित हैं, लेकिन गंदगी का इशू इस चिकित्सालय में है क्योंकि मरीजों का अत्यधिक दबाव है इस अस्पताल में। उस हिसाब से जगह की कमी होने की वजह से भीड़ भाड़ ज्यादा अस्पताल में है और सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। तो मैंने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में सुधार करें और मैं विभागीय और अभियंता को भी शीघ्र यहाँ भेज रहा हूँ। तो इस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए हम डीपीआई बनवा के शासन में फिर धनराशि की मांग करेंगे। मसूरी में भूकंप के खतरे को देखते हुए गिरासू भवनों को तोड़ने के आदेश के साथ ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। एक हफ्ते के भीतर गिरासू भवन तोड़े जाने हैं। दरअसल साल 2020 से 21 में एनजीटी के आदेश पर गिरासू भवनों को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद अब जाकर संवेदनशील क्षेत्रों में गिरासू भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें माननीय एनजीटी में एक बात चल रहा है जो माननीय एनजीटी द्वारा सोमोटो लिया गया था मसूरी में डिजास्टर के संबंध में। तो उसी के क्रम में ये 2020-21 में ये गिरासू भवन चिन्हित किए गए थे।
उनको गिराने के लिए माननीय एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि जो 19 चिन्हित हैं इनको गिराया जाए। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग में वन विभाग ने खैर की लकड़ी की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने 2 तस्करों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि तराई केंद्रीय वन विभाग के टांडा रेंज पे वन तस्कर खैर के पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग की टीम ने तस्करों को रोकने की कोशिश की तो बेखौफ वन तस्करों ने वन विभाग की गाड़ी को ही जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 वनकर्मी घायल हो गए। इस दौरान 2 तस्करों को धर दबोचा गया, जबकि 4 तस्कर मौके से फरार हो गए। देखिए, कल रात की बात है, ये 1-1:30 बजे की बात है। हमारी टीम ने रूटीन गश्त कर थी, तो ये हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर टांडा ब्लॉक में टांडा बीट में के पास ये गाड़ी लग रहा है कुछ भर रही है, तो टीम ने इसको घेरने की कोशिश की, तो इस गाड़ी ने हमारी गाड़ी टीम को टक्कर मारने की कोशिश की। जब टीम मौके उतरी तो फिर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब इनको पकड़ के देखा गया, गाड़ी के पीछे देखा गया, तो उसमें खैर के 6 नग बरामद हुए हैं। राजधानी देहरादून के इनामुला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर कथित रूप से थूकने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक कारीगर दुकान में रोटी को सेकने के पहले थूकता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पौड़ी को फूलों की घाटी बनाने का संकल्प लिए बीते 4 महीने से लगातार काम कर रही महिलाओं की मेहनत अब रंग लाने लगी है। राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी के नेतृत्व में काम कर रही महिला द्वारा लगाए गए फूलों के पेड़ों में अब फूल आने लगे हैं। ऐसी जगहों पर फूलों के पेड़ लगाए गए थे जहां पर कभी गुलदार का आशियाना हुआ करता था। यहाँ महिलाओं ने वहां पुष्प वाटिका बनाई और आज उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। और जो आज हमारा संकल्प था, आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा, दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहाँ इतनी भयंकर झाड़ियाँ गंदगी यहाँ हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया। गुलदार का आशानी अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहाँ गंदगी हो रखी थी तब से जब से हमने यहाँ फूल लगाए तब से यहाँ एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है। किच्छा में पुलिस ने वार्ड 5 में एक घर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया, जहां से पुलिस ने 9 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की है। मौके से एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गाजियाबाद से दवाइयां लाकर लोकल में सप्लाई करते थे। काशीपुर की कचहरी परिसर में बनी पुरानी और जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उसकी नई बहुमंजिला इमारतें बनाने की मांग की जा रही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि 5 एकड़ भूमि पर कचहरी परिसर बना हुआ है, जिसे 112 साल से ज्यादा समय हो चुका है। वर्तमान में ये इमारत जर्जर हालत में है। नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर उपजिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, तहसील, कोषागार, चकबंदी कार्यालय समेत कई अन्य दफ्तरों को एक ही जगह पर शिफ्ट किया जाए और ऐसा करने से आम जनता को भी सहूलियत होगी। काशीपुर तहसील जिसके शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव पता नहीं कैसे चेंज हुआ और तहसील को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक सैयद रफी अहमद ने बताया कि पिछले महीने 5 से 6 डेंगू के मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पिछले महीने तो 5-6 केसेस थे हमारे यहाँ से, लेकिन इस महीने अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस नहीं आया है जो एलाइजा पॉजिटिव हो या NS1 पॉजिटिव हो। दूसरा ये कि आशाओं के ज़रिए हम लोग वो मच्छर के लार्वे को पनपने नहीं देना है। जहाँ पे ऐसा पाया जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, बुखार वाले केसेस की रिपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी पानी इकट्ठा होने की गुंजाइश है
उसको बंद करवाना, ढकना या जमने ना देना, इसकी जानकारी देते रहना। और अगर कोई केस ऐसा बुखार का मिलता है तो यहाँ अस्पताल तक रिपोर्ट करना। मंगलौर पोस्ट ऑफिस में जागरूक सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों को डाकघर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पोस्ट ऑफिस के सहायक अधीक्षक गणेश चमोली ने बताया कि चिट्ठी पत्रों के आदान प्रदान के लिए किस तरह के कार्ड और एनवलप का इस्तेमाल होता है, इसकी जानकारी बच्चों को दी गई। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये हमारा डाक सप्ताह चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है। और इसमें डाक विभाग की विभिन्न जो हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। और ये वित्तीय सशक्तिकरण का चल रहा है, इसलिए हमने 11 तारीख को डाक चौपाल भी रखे हैं। डाक चौपाल में पब्लिक को अपनी सेवाओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में साइबर अटैक से खुली सरकारी सिस्टम की पोल, हैकर्स के करोड़ों रुपए फिरौती मांगने का भी हुआ खुलासा। सीएम धामी को भी अधिकारियों ने बताया था वायरस का हमला। साइबर हमले के बाद ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, 150 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट को किया था हैक, वायरस का राग अलाप रहे थे जिम्मेदार। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी ने चला इमोशनल कार्ड, केदारनाथ के विधायक बनकर सीएम धामी करेंगे काम, क्षेत्र में दशकों पुरानी मांगों को पूरा कर दी बड़ी सौगात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर खिला कमल, बीजेपी की जीत को लेकर उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी।